वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। भाइयों, एक बार आप सभी का फिर से ज़ोरदार स्वागत है। और 10th क्लास के मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लाया हूँ। आज बच्चों आपके लिए लाया गया है सैम्पल पेपर। तो बच्चों, सैम्पल पेपर रिलीज़ कर चुकी है सीबीएसई और हम आज एक एक करके बेटा पहले तो पैटर्न को समझेंगे और किस तरह से एग्ज़ाम में क्या स्ट्रेटजी हमें अप्लाई करनी है, कैसे हमें वहाँ पे काम करना है कि 90 मिनट की ड्यूरेशन में हम पूरा पेपर कंप्लीट कर सकें। तो बच्चों, पहले आपको पूरा पैटर्न एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो आपके पास टाइमिंग है ना बेटा एग्ज़ाम में, वो टाइम है बच्चों 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का टाइम है मेरे भाइयों आपके पास। और मेरे किसी भाई को बात खोपड़ी में ढंग से नहीं गई हो तो उसे बताता हूँ, 1.5 घंटे का टाइम है बेटा एग्ज़ाम में। तो 90 मिनट्स 1.5 आवर का आपका एग्ज़ाम रहेगा। और जो टोटल मार्क्स जो हैं आपके एग्ज़ाम में, टोटल 40 मार्क्स का पेपर रहेगा बच्चों। टोटल 40 मार्क्स का पेपर रहेगा, 90 मिनट्स में कंप्लीट करना है। और सबसे बड़ी बात, 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड किया गया बेटा। आपका जो टर्म 1 का जो पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब इनकी कहानी भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इनमें क्या क्या होने वाला है। बेटा जो सेक्शन ए है ना हमारा, उसमें हमारे पास 20 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए में हमारे पास 20 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन ये 20 के 20 हमें आए, ये कोई बेटा हमारे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। मतलब हमारे को सीबीएसई ने एक बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है कि 20 में से कोई से भी 16 करो, एनी 16। तो 20 जो क्वेश्चन है बेटा, उनमें से कोई से भी आपको 16 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 16। और ईच क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का आएगा मेरे भाइयों। एनी 16, तो ईच क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा। तो 16 मार्क्स तो हम यहाँ से ऑब्टेन करेंगे, 16 के 16 ही हम यहाँ से ऑब्टेन करेंगे। तो पहले हमको इस तरीके से प्लान सेट करके रखना है कि भैया कौन से 16। अभी मैं आपको पहले एक बार पैटर्न समझा देता हूँ, फिर अपन कैसे क्वेश्चन करेंगे वो बताऊंगा। सेक्शन बी में भी सेम पिक्चर है मेरे भाइयों। यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन है हमारे पास और यहाँ पे भी हमें कोई से भी 16 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 16 हमें बच्चों अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे भी ईच क्वेश्चन का जो वेटेज है वो है बेटा 1 मार्क। तो यहाँ से भी 16 मार्क्स हमको गेन करने हैं। 16 यहाँ से गेन करने हैं, 16 यहाँ से गेन करने हैं। 32 तो बेटा हम गेन कर चुके हैं। अब हमारे पास बचता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे पास केस स्टडी बेस्ड 10 क्वेश्चन रहेंगे। अभी समझाता हूँ। केस स्टडी बेस्ड हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों के 5 पार्ट्स हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड हमारे पास बेटा क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन उसके भी 5 पार्ट्स है बेटा, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसके भी 5 पार्ट्स हैं। मतलब पहले क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी ई इस तरीके से, और जो सेकंड क्वेश्चन जो आएगा हमारे पास उसके अंदर भी 5 पार्ट्स है। केस स्टडी बेस्ड 2 क्वेश्चन आएंगे और उन दोनों क्वेश्चन में 5 पार्ट हमारे को दे रखे हैं। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि सबकी कहानी सेम चल रही है। यहाँ पे आपका 20 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, 20 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, 40 और 10 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। इन 10 में से आपको बेटा 8 क्वेश्चन करने हैं, 5 पार्ट्स यहाँ पे। तो बेटा 5 मार्क्स तो यहाँ से और 5 मार्क्स की कहानी बेटा यहाँ से। लेकिन हमें यहाँ पे भी एक चॉइस दी गई है कि एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं, कोई से भी 8। तो यहाँ ये जो 10 क्वेश्चन है बेटा टोटल, इन 10 में से हमको 8 अटेम्प्ट करने हैं। और पिक्चर सेम है, यूनिफॉर्मिटी एग्जाम में हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, चाहे सेक्शन ए हो, चाहे सेक्शन बी हो, चाहे सेक्शन सी हो, कोई सा भी सेक्शन हो बच्चों, हर सेक्शन में ईच क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 1 मार्क। तो बेटा इस तरीके से तो यहाँ तो इस पेपर की ये कहानी हो गई हमारे पास कि 16 मार्क्स यहाँ से लाने हैं, 16 यहाँ से लाने हैं, और बेटा हमको 8 मार्क्स यहाँ से लेके आने हैं। और इस तरीके से हमारे 40 मार्क्स जो है वो पूरे हमको अचीव करने हैं। ठीक है मेरे भाइयों। टाइम लिमिट जो है वो हमारे पास कम है, तो टाइम लिमिट का हमें बहुत ख्याल रखना है भाई। हम टाइम लिमिट को इस तरीके से देखते हुए चलेंगे कि 16 यहाँ से हो गए, 16 यहाँ से हो गए बेटा 32, और 8 क्वेश्चन यहाँ से हो गए 40। तो 40 तो बेटा क्वेश्चन ही है।
अगर 40 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को अगर मैं 2 मिनट्स देता हूँ, हर क्वेश्चन को अगर मैं 2 मिनट देता हूँ तो 40 मल्टीप्लाई बाई 2 80 मिनट्स तो मुझे वैसे ही लग रहे हैं। फिर बेटा मैं ये जो 10 मिनट बच रहे हैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें क्वेश्चन का स्टार्टिंग से ही सिलेक्शन कर लूँगा, सेक्शन ए को देखूँगा। आपको ये काम करना है, सेक्शन ए को चेक करिए पहले फटाफट स्टार्टिंग में और देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको ईजिली जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तो बेटा आप उनको पहले फटाफट फटाफट करना स्टार्ट करिए। सेम कहानी आप सेक्शन बी में करिए। आप सेक्शन ए को देखिए, जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आप उनको करते जाइए। सेक्शन बी को देखिए, जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको इमीडिएटली करते जाइए। और सेम कहानी सेक्शन सी के साथ है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना मेरे भाइयों, जो क्वेश्चन आ रहा है इमीडिएट अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों यहाँ पे हमारे पास है ना नेगेटिव मार्किंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर कोई टीचर आपको डरा रहा हो ना कि भैया तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग कर देंगे या नेगेटिव मार्किंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए घबराने का काम बिल्कुल भी नहीं है। आपको टारगेट सेट करना है, क्वेश्चन देखने हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा तो 2 पे चलना है, 2 नहीं आ रहा तो 3 पे चलना है, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि चॉइस है। 16 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं, 16 यहाँ से करने हैं और 8 यहाँ से करने हैं। तो बेटा पूरा प्लान सेट करके काम करना है। पहले क्वेश्चंस को देखना है, जो जो आ रहे हैं करते चलना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देख लेंगे, अगर लास्ट में हमारे पास जैसे हमें 1-2 क्वेश्चन का ऐसा लगता है कि यार कि हमें समझ नहीं आ रहा है और हमको तो करना तो है, करना पूरा पेपर है बेटा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तुक्का लगाओ, कुछ भी करो, आपके जो समझ में आए, ठीक है। लेकिन मेरे जो स्टूडेंट होते हैं ना भाइयों, उन्हें तुक्के लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो तो बेटा एग्ज़ाम में जाते हैं, पेपर फोड़ देते हैं कि ये 1 2 3 4, ये 16, ये 16, ये 8, ख़त्म कहानी। तो बच्चों अब अपन स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, जो सीबीएसई ने हमारे लिए बेटा लॉन्च किया है ना पेपर, तो उसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखना भाइयों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। The ratio of LCM and SCF. Ratio of LCM and SCF of the least composite and the least prime number is. रेशियो बताना है। देखिए क्वेश्चन पूरा नहीं लिख के शॉर्ट में आपसे बात कर लेता हूँ। रेशियो बताना है किसका? रेशियो ऑफ LCM, रेशियो ऑफ LCM एंड SCF। LCM और SCF किसका? LCM और SCF लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट प्राइम का। लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर का बेटा हमारे को LCM और SCF का रेशो बताना है। क्वेश्चन में कहा गया है रेशो बताइए किसका? LCM और SCF का। किसका? LCM और SCF लीस्ट कंपोजिट। तो जो लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है मेरे भाइयों, वो पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है और मुझे उम्मीद है कि वो आपको भी पता होगा। वो है मेरे भाइयों 4। लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। लीस्ट प्राइम नंबर मेरे भाइयों यहाँ पे 2 है। अब हमें क्या करना है? इनका LCM भी निकालना है भाइयों और इनका SCF भी निकालना है। तो इनका LCM अगर हमें निकालना है तो बेटा बड़ी सीधी सी बात है, 4 और 2 का LCM क्या आएगा मेरे भाइयों? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, LCM आएगा आपके पास 4। SCF क्या आएगा बेटा? SCF का मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन दोनों में क्या है? 2 है। तो SCF कितना है बच्चों हमारे पास? SCF आ गया मेरे भाइयों हमारे पास यहाँ पे 2। तो देखिए ये आ चुका है। तो भाइयों SCF आ चुका है 2, LCM आ चुका है 4। और हमें क्या करना है? LCM और SCF का रेशो बताना है। तो LCM मेरे पास बच्चों 4 है, SCF मेरे पास 2 है। तो इन दोनों का रेशो क्या आएगा बेटा? 4:2। 4:2 अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? 2:1। ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए दे रखा है 1:2। ऑप्शन बी दे रखा है 2:1। ऑप्शन सी दे रखा है 1:1 और ऑप्शन डी दे रखा है बेटा 1:3। हमें पता लग चुका है, हमारा आंसर आ चुका है बेटा 2:1। तो 2:1 कौन सा है? ऑप्शन बी इज राइट। कहानी खत्म। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखने से पता लग रहा है कि यार कि इसको करना हमारे लिए कितना इजी कॉन्सेप्ट था। आपके लिए तो बेटा क्या है, आपको तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पेपर दिखेगा। मैं तो आपको क्वेश्चन भी लिखा रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। हमें तो खुद को करना है ना वहाँ पे एग्जाम में। जैसे ही देखेंगे लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, लीस्ट प्राइम नंबर 2 है, बेटा दोनों को क्या करना है? LCM आ जाएगा 4, SCF आ जाएगा 2, डिवाइड करना है, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द लाइन
देखिए के की वैल्यू निकालनी है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। और मैंने बेटा आप सभी से पहले ही कह दिया था कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे मेरी सारी बातें ध्यान रखते हैं उन्हें तो मज़ा आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते ही, के की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है बच्चों। फॉर विच द लाइन्स, के की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द लाइन्स, कौन सी लाइन, 5x प्लस 7y इक्वल टू 3। पहली लाइन तो मेरे भाइयों ये है, और सेकंड है 15x प्लस 21y इक्वल टू के कोइंसाइड। ये दोनों लाइंस कोइंसाइड करनी चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कॉन्सेप्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइंस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइन क्या करनी चाहिए बच्चों, कोइंसाइड करनी चाहिए। अगर लाइंस कोइंसाइड करनी चाहिए तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है मेरे भाइयों कि अगर लाइंस कोइंसाइड करती है इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं तो मैंने आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने आपसे बोला था भाइयों, ऐसी कंडीशन में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। A1 क्या होता है बेटा, A1 यहाँ इस वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 1, वो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट, तो A1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5। A2 इस वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट वो है 15, 5/15 इक्वल टू B1 पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 7, B2 सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट दैट इज 21 इक्वल टू C1/C2। C1 कितना है बच्चों 3, C2 कितना है वहाँ पे k। भाइयों सीधी सीधी सी कहानी है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी 1/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी 1/3। इसका मतलब क्या आ गया कि इन दोनों रेशो को अगर मैं एक साथ लूँ तो 7/21 का मतलब 1/3 इक्वल टू 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, k को 1 से करेंगे k, 3 को 3 से करेंगे 9। k की वैल्यू 9 आ चुकी है। मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 9 है। ऑप्शन ए मुझे दे रखा है 9, बी मुझे दे रखा है बच्चों कितना 5, सी मुझे दे रखा है भाइयों 7, डी मुझे दे रखा है 18। आपकी खुशी के लिए सारे ऑप्शन लिख रहा हूँ मेरे भाइयों, वरना अपना तो ऑप्शन है पहले से ही राइट आ चुका है। ऑप्शन ए 9 यहाँ पे जाके टिक कर देना है कि ये ऑप्शन हमारा एकदम राइट है। ठीक है भाइयों, चलो ये हो गई कहानी खत्म। तो मज़ा आ रहा ना, देखो क्वेश्चन बड़ी जल्दी जल्दी खत्म होते जा रहे हैं। अब हमारे पास आएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको बिल्कुल देखते मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 मुझसे कहता है कि भैया अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है भैया, एक लड़की है भैया, कुछ ना कुछ कर रही है, जो भी कर रही है बेटा क्या करें, सॉल्व तो मुझे करना ही पड़ेगा। अ गर्ल वॉक्स, ये लिख देता हूँ बेटा, ये वाला लिखना पड़ेगा क्योंकि इससे इन्फॉर्मेशन पता रहेगी ना तो ये आपकी खोपड़ी में बेटा बात जाएगी। अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 200 मीटर जा रही है, प्यारी बच्ची है। एंड देन, इसको मज़ा आ रहा है बेटा और मुझे क्वेश्चन सोल्व करना पड़ रहा है। एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स north, towards north. The distance of the girl from the starting point, the distance of the girl from the starting point, मतलब ये बताना है कि लड़की है ना कहाँ तक पहुँच चुकी है बेटा, बहुत दूर तक चली गई बेटा, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज, अब की बार आपको ऑप्शन पहले लिख देता हूँ। देखिए आपको बताना है कि जो गर्ल है ना उसकी इनिशियल पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितनी हो चुकी है। भाई वो पहले जहाँ थी वहाँ से वो बहुत दूर पहुँच चुकी है, भैया बताना है कहाँ पहुँच चुकी है। ऑप्शन ए है 350 मीटर, सब कुछ मीटर में मेरे भाइयों समझ जाइएगा। ऑप्शन बी है 250, और मेरे भाइयों ऑप्शन सी है यहाँ पे, ऑप्शन सी मुझे दे रखा है दोस्तों 300 मीटर, 300 मीटर। और जो ऑप्शन डी है
वो दे रखा है बच्चों 225 मीटर। ठीक है भैया, कुछ भी दो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो बेटा क्वेश्चन सोल्व करना जानते हैं। लड़की कहीं पे भी हो हम लड़की को मिलवा देंगे कि भैया कहाँ तक जा चुकी हो। जो भी लड़की को ढूंढ रहा हूँ ना उसको लड़की से मिलवा देंगे। अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। जब भी डायरेक्शन वाला कोई सा भी क्वेश्चन आया ना यार बच्चों, हमेशा सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बना लो। कार्टेशियन प्लेन बना ले बेटा, बड़ा शानदार। ये कार्टेशियन प्लेन बनाया मैंने, ये आपके सामने बन चुका है मेरे भाइयों। आपका कार्टेशियन प्लेन ये तो हो गई बेटा आपकी एक्स एक्सिस, और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजन है। ओरिजन को अपन क्या मानते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अ गर्ल वॉक्स टूवर्ड्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब देखिए डायरेक्शन कैसे चलेगी, हम जानते हैं ऊपर में क्या बोलता हूँ भाइयों, नॉर्थ, इधर में क्या बोलता हूँ साउथ, इधर में क्या बोलता हूँ ईस्ट, और इधर में क्या बोलता हूँ वेस्ट। पहले तो मैंने ये आपके लिए डायरेक्शन वाला प्रोग्राम कर दिया। अ गर्ल वॉक 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। लड़की यहाँ से स्टार्ट होगी। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हमारे पास ज़िंदगी में, हम हमेशा ओरिजिन से कहानी चालू करेंगे। यहाँ से 200 मीटर चली गई ईस्ट की तरफ, ईस्ट इधर है, लड़की यहाँ पे आ गई बेटा इस पॉइंट ए पे। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर रही है, 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर है तो यहाँ से 150 मीटर ऊपर तक चली गई, इस पोजीशन बी तक चली गई। डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वो फाइनल पॉइंट है, ये निकालना है हमें। ओ बी, मज़ा आ गया बेटा, ज़िंदगी का मज़ा आ गया क्या। यहाँ तो मेरे भाइयों पाइथागोरस लग गई। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस है बेटा और ये वाई एक्सिस है, तो ये भी वाई के पैरेलल है, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 है, ये वाली डिस्टेंस मैंने आपको कितनी दी है मेरे भाइयों 200 मीटर, और ये वाली मैंने कितनी दी है आपको 150। आपको हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस निकालना है तो दोनों के स्क्वायर निकालेंगे, प्लस करेंगे और फिर स्क्वायर रूट करेंगे। तो 200 का स्क्वायर बच्चों का खेल है, आप जानते हैं 200 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का कर दीजिए, 2 0 का 4 0, इसका तो ये हुआ काम। 150 का करना है, 15 का कर दीजिए, 15 का कितना होता है बच्चों 225, 15 का होता है 225, एक जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, प्लस कर दीजिए 0 0 5 242662500। जिंदगी का मज़ा आ गया। 62500, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 625 मल्टीप्लाई बाय 100। और अब कर दीजिए मेरे दोस्तों स्क्वायर रूट, क्यों, क्योंकि अब आपको मज़ा आ जाएगा। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। 625 तो मेरे भाइयों 25 का स्क्वायर है, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 होता है मेरे दोस्तों 10 का। तो 25 इंटू 10, आंसर इज 250 मीटर। कहाँ है भैया, कहाँ है, ऑप्शन बी टिक कर देना है यहाँ जाके। ये लो, मज़े आ गए ज़िंदगी में, क्या दिक्कत आई। ठीक है भैया, मज़े आ गए तो अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन क्या करवाना चाहता है, तो बच्चों मज़े आते जाएंगे, आप क्वेश्चन करते जाइएगा और आप मेरी एक एक बात पे फोकस करते जाइएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी है भाइयों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो भी बहुत सीधा आने वाला है, मत चिंता करिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा फेवरेट है मेरा। मैं इस क्वेश्चन को पता है एकदम बिल्कुल ट्रू बात बता रहा हूँ, जब किसी ज़माने में मैं बेटा 7th 8th वाले बच्चों को फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाया करता था ना, तो मैं 7th वालों को करवाता था ये क्वेश्चन, देख लो आप। और आज आपको 10th में देखने को मिल रहा है ये। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। बेटा मेरे को क्या किया गया है, मैं आपको फिगर के थ्रू सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन को लिखने की नीड भी नहीं रहेगी। ये मैंने आपके सामने एक रोम्बस बना दिया, ठीक है, पैरेललोग्राम है लेकिन कंसिडर कर लो मेरे दोस्तों, ये एक रोम्बस है, ए बी सी डी इज है रोम्बस, ठीक है। लेंथ ऑफ द डायगोनल, इस रोम्बस के डायगोनल्स की मैंने आपको लेंथ दे दी। ये तो बना दिया भाइयों मैंने पहला डायगोनल, और ये बना दिया मेरे दोस्तों मैंने सेकंड डायगोनल, ठीक है। इन दोनों डायगोनल की मैंने आपको लेंथ दी है 24 और 32। ए सी को 24 बोल देते हैं, पहला डायगोनल है 24 और सेकंड डायगोनल है बी डी, वो मैंने आपको दिया है 32, सब सेंटीमीटर में चल रहा है। देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस, रोम्बस के एल्टीट्यूड की लेंथ निकालो। देखो बात ही डिफरेंट कर दी उसने तो एकदम, रोम्बस के एल्टीट्यूड की लेंथ निकालो। एल्टीट्यूड क्या होता है मेरे बच्चों, एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर, किसी भी वर्टेक्स से, जैसे आपके लिए एक नई इमेज बना के दिखाता हूँ। ये मैंने आपके सामने बेटा एक रोम्बस बनाया, और मैं अभी कोई भी यहाँ पे डायगोनल नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, इस वर्टेक्स से इसके सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर, या फिर आप इस वाली वर्टेक्स से इसकी सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर। तो बेटा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बाहर जाएगा ना, सीधी सीधी सी बात है। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो परपेंडिकुलर होता है, और
वर्टेक्स है उसकी सामने वाली साइड पे ड्रॉ होता है। तो हमें बेटा ये एल्टीट्यूड निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ से अपने को एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मुझे इस एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, इसका नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे डी। अब आप सोच रहे होंगे हमें दे तो डायगोनल रखे हैं और पूछ ये भाई हमसे क्या रहा है, ये भाई पूछ हमसे एल्टीट्यूड रहा है, तो ऐसा क्या रिलेशन हो सकता है। तो बेटा पहले तो आपको जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं मैं वो बता देता हूँ कि इस भाई ने हमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। एल्टीट्यूड जो निकालना है वो इसने बोला ऑप्शन ए है 12 सब सेंटीमीटर में, ऑप्शन बी है 12.8, ऑप्शन सी है दोस्तों 19 और ऑप्शन डी है 19.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना बच्चों, देखिएगा आप, आपको मेरी बात बहुत जल्दी समझ में आने वाली। फटाफट मैंने क्या किया, ये एक रोम्बस बनाया, मुझे रोम्बस के डायगोनल पता है, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लिक करती है यार, अगर रोम्बस के डायगोनल पता है ना, तो एक काम तो ये होता है कि भैया रोम्बस के जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो मैंने बोला ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, तो ये एंगल भी 90 होता है बेटा, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, और ओ जो है वो मिड पॉइंट भी होता है, AC का भी और BD का भी। आपको क्या पता लग गया, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। AC और BD दोनों का मिड पॉइंट है बच्चों ये आपका O। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ 24 थी ना, ये 12 हो जाएगा, उधर भी 12 हो जाएगा, इधर 13 था तो इधर 16 हो जाएगा बेटा, इधर भी 16 हो जाएगा। अब मैं इस रोम्बस की साइड निकाल सकता हूँ पाइथागोरस लगा के। पहला तो मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे जो दिमाग में जो आया, मुझे पता लग गया कि ये वाली OA की जो लेंथ है 12 है, OB की जो लेंथ है बेटा वो 16 है, मुझे AB निकालना है, मतलब रोम्बस की साइड निकालनी है। तो मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या करूँगा, AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू OA कितना है मेरे दोस्तों, OA है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, OB कितना है 16, 16 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों 256, तो AB स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करूँगा 400। बेटा AB स्क्वायर 400 है तो रोम्बस की साइड आ जाएगी मेरे पास 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 400 20 का स्क्वायर होता है। तो मुझे रोम्बस की साइड पता लग गई बच्चों, कितनी है 20 सेंटीमीटर। रोम्बस की साइड पता लग गई ना, अब आपको मज़ा आने वाला है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था, जब मैं ये फिगर बना रहा था तो मैं आपसे क्या कह रहा था, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब जो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है वो रोम्बस पे भी लगना चाहिए, सीधी सीधी सी बातें लगना चाहिए। तो बेटा अगर मान लो मैं एक नॉर्मल फिगर के बारे में बात करूं ऐसे कि भैया ये एक रोम्बस है और यहाँ से मैंने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, तो आप क्या कहेंगे, सर जी आपने कहा एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, तो रोम्बस पे भी लगना चाहिए बेस इनटू हाइट। तो पहले तो मैंने रोम्बस के एरिया के बारे में बोला कि भैया इस रोम्बस का एरिया जो है ना वो होना चाहिए बेस इनटू हाइट। बेस मतलब रोम्बस की साइड, रोम्बस की साइड कितनी पता लग गई बेटा 20, और हाइट जो है वो मुझे निकालनी, मेरे फिर चक्कर पड़ गया, हाइट निकालनी मतलब मुझे डी निकालना है, डी को मैं एच बोल देता हूँ। तो आप क्या कहेंगे कि सर एरिया जो है ना वो होता है बेस इनटू हाइट, बेस आपको पता है, हाइट आपको पता नहीं है, और हाइट निकालनी भी है, और एरिया एरिया भी अननोन है। इमीडिएटली दिमाग में क्लिक किया यार एरिया आ सकता है, रोम्बस के डायगोनल पता है, अगर रोम्बस के डायगोनल पता होते हैं ना तो एरिया का फॉर्मूला होता है। और मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में भी एक क्वेश्चन कराया था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो, वहाँ पे चारों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे थे और रोम्बस का हमसे बोला गया था कि भैया एरिया निकालो। तो हमने क्या किया था, हमने वहाँ पे रोम्बस का 1/2 D1 इंटू D2 लगाया था डायगोनल का प्रोग्राम करके। तो बच्चों रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है डायगोनल के रेस्पेक्ट में। अगर हमें रोम्बस के दोनों डायगोनल पता है तो हम रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 D1 इंटू D2। D1 का मतलब फर्स्ट डायगोनल, D2 का मतलब सेकंड डायगोनल। तो बेटा अगर हमें ये काम करना है ना तो बिल्कुल ये काम कर देते हैं। अब इस फिगर की तो कोई नीड रही नहीं, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर हो चुका है। तो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया 1/2 D1, D1 है बच्चों 24 और D2 है बेटा 32, 2 से 24 कट जाएगा 12 बार,
32 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो एरिया आ जाएगा, और एरिया हमारे पास कितना है, एरिया है हमारे पास 20 इंटू एच, तो ये भी एरिया ये भी एरिया, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो 12 इंटू 32 ये एरिया आया, मल्टीप्लाई करता ही नहीं हूँ, मेरा स्टाइल ही बिल्कुल डिफरेंट है। एरिया कितना है 12 इंटू 22 इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 20 इंटू एच के बराबर होना चाहिए। अब एच ले लो बेटा, यहाँ से मज़ा आ गई ज़िंदगी के। एच इक्वल टू 12 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 20। आप बेटा एक काम करिए, 4 से कट कर लीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, और एच आ जाएगा मेरे भाइयों मेरे पास 12 8 जा 96, 96 अपॉन 5। अब 96 अपॉन 5 और पिक्चर चल रही बेटा यहाँ पे मेरे पास पॉइंट वगैरह में, तो एक काम करता हूँ 96 को 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 19 5 जा 95, 1 बचा दोस्तों, डेसिमल लगाएंगे 0, 5 की टेबल में 10 2 बार 19.2, तो डी ऑप्शन इज राइट, यहाँ जाके टिक कर देना है। तो डी ऑप्शन आ गया मेरे पास 19.2। तो ये इस वाले क्वेश्चन की भी कहानी खत्म हुई। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की पहले से हमारे पास प्रैक्टिस रहनी चाहिए, वहाँ जाके सोचने का काम नहीं कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना। रोम्बस का डायगोनल एरिया निकाल देना है फटाफट, ठीक है। आगे देखिए आप, आगे दिया गया है बहुत सीधा क्वेश्चन है बेटा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसमें आपसे कॉइन उछालेगा बेटा, फेंको कॉइन फेंको, कुछ भी करो, अपने क्या करना है यार, अपने तो क्वेश्चन करके दिखाना बस, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करो। क्वेश्चन है 2 फेयर कॉइन्स आर टोस्ड, 2 फेयर कॉइन्स आर टोस्ड। दो कॉइन को टॉस कर रहा हूँ दोस्तों, दो कॉइन को एक साथ टॉस कर रहा हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वेश्चन, एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले तो आपको इसके ऑप्शन बता देता हूँ कि ये भाई क्या क्या ऑप्शन लेके आए हैं। ऑप्शन ए 3/4, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/2 और ऑप्शन डी 3/8, 3/8। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ये प्रोग्राम कि हमने कितने कॉइन टॉस किए एक साथ साइमल्टेनियसली, हमने दो कॉइन को फ्लिप किया। तो हमसे कहा जा रहा है 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, दो फेयर कॉइन एक साथ टॉस किए। तो दो कॉइन टॉस किए ना, एक कॉइन ये रहा बेटा और एक कॉइन ये रहा, ये मेरा कॉइन है और ये मेरे किसी भी भाई का कॉइन मान लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने बोल दिया ये मेरा कॉइन है और ये रजत का कॉइन है, ठीक है भैया। तो ये मेरा कॉइन है, ये रजत का कॉइन है। मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये टॉस किया, तो मेरे पास हेड आ गया, इस भाई के पास भी हेड आ गया। हमने फिर मेरे पास हेड आ गया, इस भाई के पास अब की बार टेल आ गया। मैंने किया, मेरा चेंज हो गया, मेरे पास टेल आ गया, इस भाई के पास हेड आ गया, इंटरचेंज हो गई मतलब हमारी कहानी। और एक केस वापस ऐसा हो गया जब हमारे पास दोनों के पास चीज़ें सेम हो गई, टेल टेल, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहली बात तो जब दो कॉइन को एक साथ हम फ्लिप करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे, 4। ऐसे काउंट करते हैं बेटा केस, ये पूरा एक केस है। तो टोटल आउटकम तो कितने हो गए बेटा, 4। तो पहले तो टोटल आउटकम से मतलब होता है कि टोटल आउटकम निकालने आने चाहिए। टोटल आउटकम्स हो गए मेरे भाइयों 4। और कॉइन के केस में मैंने सारे बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि कॉइन के केस में खोपड़ी में एक बात याद रखना, 2n। एक बार टॉस करेंगे तो 2 की पावर 1 मतलब 2, और दो कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 की पावर 2 मतलब 4। अगर कॉइन 3 होते तो 2 की पावर 3 मतलब 8 आउटकम्स आते हैं हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। और उसकी मैंने बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है आपको, वो याद है ना, हेड हेड हेड, 4 बार हेड 4 बार टेल, वो कहानी। तो दो कॉइन को अगर टॉस किया है तो दो कॉइन को टॉस करने पे मेरे बच्चों हमारे पास टोटल आउटकम आते हैं 4, वो मैंने आपको दिखा दिए। अब हमसे कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है मेरे भाइयों, जब 8 मोस्ट के बारे में बात चलती है ना, तो 8 मोस्ट में उससे ऊपर नहीं जाना, उससे नीचे तो रह सकते हैं। तो 8 मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड। तो एक हेड मुझे एक तो यहाँ दिख रहा है, एक मुझे हेड यहाँ दिख रहा है। और अब मुझे कौन सा केस लेना है जब मेरे पास हेड नहीं हो, क्योंकि 8 मोस्ट वन हेड का मतलब होता है 1 हेड और 0 हेड, ये होता है 8 मोस्ट वन हेड का मतलब।
एट मोस्ट वन हेड अगर आपसे कोई बोल रहा है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, मतलब एक हेड ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा, उससे ऊपर नहीं जाना, कम तो चल सकता है। तो एट मोस्ट वन हेड का मतलब होता है वन हेड और जीरो हेड, तो जीरो हेड का मतलब दोनों टेल, तो ये केस भी आएगा। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 1 2 3, टोटल आउटकम तो 4 है बच्चों, और फेवरेबल आउटकम्स आ गए आपके पास कितने हैं, 3। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है मेरे भाइयों, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो इस इवेंट को अगर ए बोलें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इवेंट ए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे पास हैं बच्चों वो हैं 3, और टोटल आउटकम्स से जो है हमारे पास 4। इस तरह से इस क्वेश्चन की भी कहानी बच्चों ख़त्म हो गई। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 3 है, टोटल आउटकम हमारे पास 4 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्राइंगल का क्वेश्चन है। ट्राइंगल चैप्टर के क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको सिंपल लगेगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। इसको थोड़ा पूरा लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दो ट्राइंगल बेटा सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो देखिए यहाँ पे पता है इस क्वेश्चन में हमारे को फिगर नहीं दिया, लेकिन मेरी एक आदत है कि फिगर बनाता हूँ बेटा। फिगर दिखता है ना, बहुत मज़ा आता है यार, दिखता है तो ऐसा लगता है कि आहा। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये तो मैंने मेरे भाइयों ट्राइंगल ए बी सी बना लिया, और ये मैंने मेरे भाइयों ट्राइंगल पी क्यू आर बना लिया। अब आगे जो क्वेश्चन में कहता जाएगा मैं करता जाऊँगा। नाम दे देता हूँ ए बी सी, या नाम देता हूँ प्यारे भाइयों पी क्यू आर। तो कहा गया है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर इफ ए एम एंड पी एन आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इस वाले ट्राइंगल का तो एल्टीट्यूड है ए एम, मतलब यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए एम, यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, मतलब उसका नाम है पी एन। ठीक है, आर रेस्पेक्टिवली if AM and PN are altitude of triangle ABC and triangle PQR respectively and AB square ratio PQ square। मुझे दे रखा है AB स्क्वायर, इस वाली साइड का स्क्वायर, रेशियो PQ स्क्वायर, इस वाली साइड का स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायर का रेशियो मुझे दे रखा है दोस्तों यहाँ पे कितना, 4:9। मुझे दे रखा है 4:9, मतलब 4/9, और मुझसे एल्टीट्यूड का रेशियो पूछा गया है। मुझे बताना है ए एम रेशो पी एन क्या आएगा, मुझे बताना है इस एल्टीट्यूड का इस एल्टीट्यूड के साथ जो रेशो है वो क्या आने वाला है। तो भैया पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे इस भाई ने ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 16:81, ऑप्शन बी 4:9, ऑप्शन सी 3:2, ऑप्शन डी 2:3। तो भैया हमें अब हमारे टारगेट की तरफ चलना है। हमें कहा गया है कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, और इन दोनों ट्राइंगल की साइड के स्क्वायर का रेशो वो हमें दे रखा है 4:9। एल्टीट्यूड का रेशो पूछा गया है। बड़ी शानदार बात और बहुत ही प्यारी बात मेरे दोस्तों मैंने आपको सिखाई थी, याद करो। मैं आपसे कहा करता था कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सिमिलर ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड तो प्रोपोर्शनल होती है, कोरस्पॉन्डिंग साइड कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के साथ भी प्रोपोर्शनल होती है। तो बेटा अपनी थ्योरम डायरेक्ट काम में आई ना, यहाँ पे अपनी थ्योरम इमीडिएटली काम आ गई। अगर अपन वो थ्योरम याद नहीं रखते तो अपनी ज़िंदगी में चक्कर पड़ जाता। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी है बेटा ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है, ये तो पता ही है, और साइड एल्टीट्यूड के साथ भी प्रोपोर्शनल होती है। ये थ्योरम मैंने सिखाई थी। तो लिखूंगा बच्चों कैसे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। ये काम होते ही मुझे हो गया बेटा जिंदगी में एकदम मस्त वाला प्रोग्राम, मेरी बल्ले बल्ले हो गई। कैसे, ए बी अपॉन पी क्यू ए एम अपॉन पी एन के बराबर आ गया। तो अगर इनके स्क्वायर का रेशियो दे रखा है तो इन दोनों का रेशियो निकाल लो ना यार, 2:3 आ गया इनका रेशियो। तो ए बी अपॉन पी क्यू पता लग चुका है,
ए बी अपॉन पी क्यू कितना आ गया 2/3 2:3। तो ए एम अपॉन पी एन भी कितना आ जाएगा 2:3, क्योंकि एल्टीट्यूड जो है वो साइड्स के साथ प्रोपोर्शनल है। 2:3 हमारा आंसर आ गया। डी पे जाके टिक कर देना है 2:3। मज़ा आ रहा है ना बेटा, ऐसे मज़े आते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, जो क्वेश्चन आपको देखते से पता लग रहा है कि यार इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, उसको पहले कर देना है बेटा, ताकि अपने पास क्या लफड़ा ही नहीं रहे, क्योंकि टाइम का बड़ा ख्याल रखना है। और वैसे भी बेटा टाइम जो ना बड़ी प्रीशियस चीज़ है यार, बहुत वैल्यूएबल चीज़ है ज़िंदगी में। टाइम को कभी भी खोना नहीं चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ओहो मेरा फेवरेट बेटा ट्रिग्नोमेट्री से आ गया है। हालांकि क्वेश्चन बड़े सीधे हैं, आपके पास सैम्पल पेपर में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सीधे क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के क्या हर चैप्टर के बहुत सीधे क्वेश्चन है, मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अच्छे से तैयारी करके गए ना और मेरा नाम लेके गए बेटा, ठीक है। तो मेरा नाम अगर आपने ले रखा है तो सच बोल रहा हूँ मेरे भाई, मेरे नाम से मतलब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ बेटा कि मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें अगर आपने याद कर रखी है कोई दिक्कत नहीं आनी है बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इफ़ 2 sin स्क्वायर बीटा, if 2 sin square बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 दे रखा है बेटा, इक्वल टू 2, देन बीटा इज, तो आपको बीटा फाइंड आउट करना है। तो बीटा फाइंड आउट करना मेरे भाइयों, आपको मैंने दिया 2 sin स्क्वायर बीटा। क्या दिया मेरे भाइयों क्वेश्चन में, इफ़ 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, और आपको बीटा निकालना है। ऑप्शन दे देता हूँ आपको पहले, फिर करना स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री, ऑप्शन बी है मेरे भाइयों 90, फिर 45, फिर 30। 90 फिर 45 डिग्री और फिर 30 डिग्री। मज़ा आएगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 sin स्क्वायर बीटा, देखिए 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें साइन और कोस दोनों आपको एक साथ नजर आ रहे हैं, सबसे बेस्ट अप्रोच होती है या तो पूरे को साइन में कन्वर्ट कर दो या पूरे को कोस में कन्वर्ट कर दो। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कोस स्क्वायर बीटा को भी साइन स्क्वायर बीटा में कन्वर्ट कर दिया। तो देखना 2 sin स्क्वायर बीटा, चलने दो इसको तो ऐसा कैसा ही, माइनस कोस स्क्वायर बीटा क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इक्वल टू में 2 चल रहा है, चलने दो, क्योंकि मैंने एक आइडेंटिटी आपको पढ़ा रखी है मेरे भाइयों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहाँ से सारी चीज़ें आ रही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में कोस स्क्वायर थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर बीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब देखना 2 साइन स्क्वायर बीटा, बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, -1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस का 1 बेटा उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर बीटा 2 प्लस 1 3 साइन स्क्वायर बीटा, 3 साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू उधर 1 जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 प्लस 1 3, साइन स्क्वायर बीटा के साथ 3 मल्टीप्लाई में तो 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो 3/3 आंसर कितना आ गया बेटा 1। साइन स्क्वायर बीटा अगर आपके पास 1 आ चुका है तो आप साइन बीटा निकालेंगे तो बेटा 1 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, 1 ही आएगा। साइन बीटा कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। अगर साइन बीटा मेरे भाइयों मेरे पास 1 है तो मैं बोलूँगा कि 1 साइन में, इधर 1 आया ना, तो हमें बताना होता है कि ये 1 साइन में किसकी वैल्यू है, साइन में, साइन 90 की वैल्यू होती है। तो 1 का मतलब क्या हो गया मेरे भाइयों, 1 मतलब साइन 90। तो साइन बीटा इक्वल टू साइन 90। तो हमें पता लग गया कि भैया अगर साइन एक्स, एक रूल होता है बच्चों आपको सिखाया था, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, अगर साइन एक्स साइन वाई के बराबर है तो फिर ये एंगल एक्स एंगल वाई के बराबर होता है। ये एंगल होता है मेरे दोस्तों साइन ऑफ एंगल एक्स साइन ऑफ एंगल वाई, तो यहाँ पे एंगल एक्स एंगल वाई के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये एंगल बीटा किसके बराबर आ जाएगा 90 डिग्री के। बी पे जाके टिक कर देना है, आ गया बेटा मज़ा, ये काम करना है। अब मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं मेरे भाइयों, कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है। बड़ा सीधा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल आया बच्चों।
तो कितनी सिंपल सी बात चल रही बेटा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 आने वाला है, आपको देख के मज़ा आ जाएगा बेटा। आप कहेंगे कि सर इतना सिंपल क्वेश्चन नंबर 8, इतना सिंपल। बिल्कुल, आपसे कहा जा रहा है चैप्टर नंबर 1 का है हमारे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए पहले। प्राइम फैक्टर्स, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए बेटा पूरा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर। ऑफ द डिनोमिनेटर को ये डी से लिख देता हूँ, ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर को ये आर से लिख दिया। प्राइम फैक्टर्स किसके? प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर के, और डिनोमिनेटर किसका बेटा? रेशनल नंबर का। विद द डेसिमल एक्सपेंशन, विद द डेसिमल एक्सपेंशन, नंबर दे रखा है आपको एक रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब एक रेशनल नंबर है, उसकी डेसिमल फॉर्म आपको दी गई है। टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा हूँ बेटा आपको। डेसिमल एक्सपेंशन 44.123 आर, 44.123 आर। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है मेरे भाइयों 2 3, बट डिनोमिनेटर में 2 या 3 आएंगे, या 2 3 5 आ सकता है, या ऑप्शन सी जो है वो बोला गया है आपसे 2 5, और जो ऑप्शन डी है वो आपसे बोला गया है मेरे भाइयों, ऑप्शन डी कितना है? 2 3 2 5 3 5। ये लो बच्चों, सारे ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए। बड़ा बहुत बच्चों जैसा सवाल है, एकदम इतना बच्चों जैसा सवाल है, आपको देखना, देख के मज़ा आने वाला है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर। डिनोमिनेटर किसका बेटा? रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर मैंने यहाँ पे आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं दिया, मैंने आपको रेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म दे रखी है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है रेशनल नंबर का वो है 44.123, 44.123। बेटा हमें क्या करना है? हमें तो डेसिमल हटाना है और अपोन में जीरो लगानी है। डेसिमल हटाया, अपोन में कितना आ गया मेरे भाइयों? 1000। अब आपको इतनी कमाल की बात बताने वाला हूँ, अगर कभी भी आपको डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस तरीके का फॉर्मेट दिखाई दे, सिर्फ ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 20, 2000, 3000, 4000, ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 1 और उसके पीछे सिर्फ 0 0 ही नज़र आ रही हो आपको, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो सीधी सीधी सी कहानी होती है मेरे भाइयों, डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही आ सकता है और कुछ भी नहीं आ सकता। क्योंकि जैसे ही अगर आप इस नंबर के प्राइम फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे ना, तो मेरे भाइयों इतना पागलपन मत करना, क्योंकि नंबर के लास्ट में 0 ही आ रही ना, तो 2 और 5 मिलेंगे तो ही लास्ट में 0 आएगी। और आगे क्या दिख रहा है बेटा? आगे 1 दिख रहा है, कोई मतलब नहीं है, सीधा ऑप्शन सी पे जाके टिक कर देना है। तो कभी भी आपको डिनोमिनेटर में 10 दिख रहा हो, 100 दिख रहा हो, 1000 दिख रहा हो, 10,000 दिख रहा हो, 1 लाख दिख रहा हो, कुछ भी दिख रहा हो मेरे भाइयों, हमेशा क्या कहा जाएगा कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 ही आएगा। कहानी खत्म। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, बड़ा सीधा क्वेश्चन है यार, बहुत सीधा क्वेश्चन। देखिए आप स्क्रीन पे आपके लिए तैयार करते हैं, बहुत ही सीधा क्वेश्चन लाया गया है, आपका चैप्टर नंबर 3 से लाया गया क्वेश्चन है। द लाइन्स x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी आर। द लाइन्स, कौन सी लाइन्स? x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी, x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी आर, ये दोनों लाइन्स क्या है? आर। ठीक है साहब, ऑप्शन ए इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। ऑप्शन बी पैरेलल, ये मैंने पैरेलल का सिंबल बना दिया। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है दोस्तों ओवरलैपिंग। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब बच्चों वही कोइंसिडेंट होता है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, मतलब नन। तो मुझे
पहले तो ये पता होना चाहिए कि x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी का मतलब होता क्या है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों को सब कुछ बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने उन्हें सिखा रखा है x इक्वल टू ए। कभी भी अगर x की वैल्यू दे रखी हो ना मेरे भाइयों, तो हम क्या बोलते हैं, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, x की वैल्यू मतलब y एक्सिस के पैरेलल, और अगर y की वैल्यू दे रखी है तो हम कहेंगे x एक्सिस के पैरेलल। तो जरा इसके बारे में एक बार बात तो करें, कार्टेशियन प्लेन में बना तो दें इसको। तो भैया ये बनाया मैंने कार्टेशियन प्लेन, x इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, और x पे कहीं पे भी सपोज हमने बोला कि यहाँ पे जाके ये जो डिस्टेंस है ये a है, तो x इक्वल टू ए का ग्राफ बनेगा बेटा ऐसा। ये x इक्वल टू ए है, ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x इक्वल टू ए को। y इक्वल टू बी, y इक्वल टू बी मतलब y की वैल्यू अगर दे रखी है तो ग्राफ आएगा मेरे भाइयों x एक्सिस के पैरेलल, और अगर ये पॉजिटिव है तो u बनेगा। तो y इक्वल टू बी, तो y इक्वल टू बी का ग्राफ कैसा आएगा बेटा, इस तरीके का आएगा। ये y इक्वल टू बी का ग्राफ है। तो देखने से पता लग गया मेरे भाइयों, ये y इक्वल टू बी, ये x इक्वल टू ए, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। तो लाइन्स x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए का मतलब y एक्सिस के पैरेलल, कहीं से भी जा सकती है। अगर x की वैल्यू 2 है, सपोज हम बोल रहे हैं यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, तो x इक्वल टू 2 कैसे बनेगा बेटा, 2 से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन। समझ में आई ना मेरी बात। और y इक्वल टू बी, y इक्वल टू बी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, y की वैल्यू x के पैरेलल, x की वैल्यू y के पैरेलल, और डेफिनेटली दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे। तो मेरे भाइयों हम बोलेंगे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ये लो हो गई कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -5,6 फ्रॉम द ओरिजिन। और कितना सीधा क्वेश्चन आ गया यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत सीधा क्वेश्चन आ गया बच्चों आपके पास। क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -5,6 फ्रॉम द ओरिजिन। एक पॉइंट है मेरे भाइयों ए, उसके कोऑर्डिनेट है -5,6। बच्चों एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है -5,6। हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है, कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन से। अब मेरे भाइयों हम जानते हैं ओरिजिन जो है उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें ओ से ए के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ओ ए निकालना है। तो ओ ए निकालना है तो मेरे दोस्तों हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और क्या करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ओ ए इक्वल टू, ये हमारी पिक्चर तैयार हो गई, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको तो बोल दीजिए मेरे भाइयों x1 y1, इसको बोल दीजिए x2 y2। सब चीज़ें सिखा रखी है तुम्हारे को। एक के कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे के कोऑर्डिनेट x2 y2। x2 माइनस x1 0 माइनस 5, तो 0 माइनस 5 तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है बच्चों, 0, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ओ ए इक्वल टू रूट के अंदर 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 25। 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 36। 36 और 25 दोनों को प्लस कर दीजिए मेरे भाइयों। 36, 25, 6, 5, 11, 1 कैरी 61, रूट के अंदर 61। तो ओ ए की वैल्यू क्या आ गई, रूट के अंदर 61। और मैं जानता हूँ इसका कोई इलाज नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटा 61 जो है ना उसका कुछ नहीं हो सकता। 61 जो है वो 61 ही रह जाएगा यहाँ पे आपके पास। तो रूट के अंदर 61, ये आपका आंसर आया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। देखा मेरे भाइयों, यहाँ दे रखा है, बिल्कुल मेरा आंसर आ चुका है। ऑप्शन ए में मुझे दिख रहा है 11 यूनिट। यूनिट आएगा बेटा, क्योंकि हमें ना मीटर पता ना सेंटीमीटर पता, तो याद रखिएगा। और वैसे भी वहाँ पे तो हमें टिक कर देना है ये, क्योंकि गोले भरेंगे ना बेटा वहाँ पे तो अपन OMR शीट में, तो पहले टिक करते जाएंगे, बाद में गोले भरते जाएंगे। ये देखिए हमारे को दे दिया, ए दे रखा है 11, बी दे रखा है बच्चों हमारे को कितना 61, सी दे रखा है मेरे भाइयों हमें रूट 11 यूनिट, और डी दे रखा है बेटा रूट 61। तो ऑप्शन डी इज राइट, डी हमारा एकदम करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। अभी रिसेंटली बेटा जैसे मेरी नज़र पड़ी ना क्वेश्चन पे, मुझे देखते ही हंसी आ गई कि इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखना आपको भी आने वाली है।
अब आपको बहुत मज़ा आने वाला है बेटा। इतना मज़ा मेरे को लगता है कि शायद आपको अभी तक किसी भी क्वेश्चन में नहीं आया होगा जितना ये दिलाएगा। रियल नंबर का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू, क्या दिया भैया, ए स्क्वायर 23/25। इफ ए स्क्वायर इक्वल टू 23/25 देन ए इज, तो भैया ये ए क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों हमसे, रेशनल, इरेशनल, होल नंबर और इंटीजर। वाह, क्या बढ़िया क्वेश्चन दिया जिंदगी में, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। रेशनल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इरेशनल सी है मेरे भाइयों होल नंबर, और डी है इंटीजर। इतना बढ़िया, इतना आसान क्वेश्चन दिया है बेटा, ताकि आप देखते हैं टिक मार्क कर दो फटाफट। ए स्क्वायर ये दे रखा है, ए निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा मेरे भाइयों। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर ये है, ए निकालेंगे तो 23 एक प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट √23 आएगा। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो आंसर आ गया ए की वैल्यू √23/5। मेरे भाइयों, एक इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करूँगा तो आंसर इरेशनल ही आएगा ना यार। तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी इज़ राइट। ख़त्म कहानी। चलो साहब, अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तो बेटा बच्चों का खेल है, मतलब चैप्टर नंबर 1 से देखो कितने बच्चों जैसे सवाल आए, मज़े आ रहे होंगे आपको भी। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, इफ़ एलसीएम, एलसीएम जो है किसका, देखना आप, इफ़ एलसीएम, और ब्रैकेट में दो नंबर दे रखे हैं, एक नंबर x है, दूसरा नंबर 18 है। x और 18 का आपको मैंने बच्चों क्या दिया, एलसीएम दिया कितना, 36। ये तो एलसीएम दिया मैंने 36, और एचसीएफ दिया मैंने आपको 2। एचसीएफ जो है, एचसीएफ भी इन दोनों नंबर का, भाई इन दोनों के बारे में बात करेंगे। इन दोनों का एलसीएम 36 और इन दोनों का एचसीएफ कितना दिया है बेटा, 2। आपको निकालना है x, देन x इक्वल टू, x क्या आना चाहिए। तो बेटा एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है 2, बी में दे रखा है 3, और फिर से 2 3 4 5, चलो पूरी चेन चला रखी है, 2 3 4 5। तो देखना भाई, एलसीएम दे रखा है हमारे को, एलसीएम कितना दे रखा है, इन दो नंबर का एलसीएम दे रखा है 36, एचसीएफ दे रखा है 2। बेटा जब एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखा हो ना साइमल्टेनियसली, और दो नंबर में से एक नंबर पता हो, एक नंबर निकालना हो, तो 5th क्लास में इतना शानदार कॉन्सेप्ट आया करता था, जो आज अपन 10th क्लास में वापस लेके आए हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। गिवन नंबर कौन कौन से, x और 18, तो इनका प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। बस वैल्यू पुट कर दो, सबकी इक्वेशन खत्म। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। एलसीएम कितना है बच्चों, 36, एचसीएफ कितना है 2, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर क्या है x और 18, x मल्टीप्लाई बाय 18, x निकालना है, 18 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 18, 18 से 36 कट जाएगा बेटा, 2 बार 2 2 जा 4, कहानी ख़त्म। ऑप्शन सी इज़ राइट, यहाँ पे जाके टिक कर देना है, ये हो गया हमारा काम। चलो जी साहब, इसकी भी पिक्चर ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री पे लग रहा है बेटा क्वेश्चन, देखते हैं। देखो इसका भी शुभारंभ करते हैं बेटा। तो 12 तक की तो हो गई कहानी ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल 8A, राइट एंगल 8A। तो बेटा एक ट्राइंगल है एबीसी, उसमें राइट एंगल कहाँ पे, ए पे। मैं बना देता हूँ पहले, ये आपके लिए एक ट्राइंगल बना देता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल 8B, हाँ बी पे है बच्चों, सही बनाया। ये ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे दे रखा है, बी पे दे रखा है। आगे आपसे बोला जा रहा है इफ 10 है इक्वल टू √3। इफ 10 है, 10 है, मैं आपको √3 दे रहा हूँ। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, 10 है, मैंने आपको √3 दे रखा है बच्चों। इफ 10 है इक्वल टू √3 देन
वैल्यू निकालनी है हमारे को कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। वैल्यू निकालनी है बच्चों, हमारे को फाइंड करना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। हमें कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू निकालनी है बच्चों, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। और ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं पहले हम वो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बेटा -1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है बच्चों 1 और ऑप्शन डी है √3/2। ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अब हमसे बोला गया कि इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है साहब, किसी की भी वैल्यू निकलवाओ, मैं सब करना जानता हूँ। मैंने देखा टेन ने मुझे √3 दे रखा है। आप जानते हैं टेन होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो बेटा टेन ने आपको √3 दे रखा है तो आप इसके अपॉन में 1 लगा दीजिए पहले तो, ताकि आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी। टेन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये परपेंडिकुलर है और नीचे वाला बेस है, जिसका कोई नहीं होता बेटा उसका बेस में 1 होता है। तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 1 है। अब परपेंडिकुलर का सिलेक्शन करना है। एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात चल रही है, तो एंगल ए मैंने यहाँ पे बनाया, तो एंगल के सामने वाली साइड होती है मेरे भाइयों परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस। तो बची हुई साइड क्या आ जाएगी बच्चों, बेस आ जाएगी। तो टेन ए कितना दिया मैंने आपको, √3/1। टेन क्या होता है, टेन ए हमारे हिसाब से होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, तो हमें पता लग गया कि टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। तो परपेंडिकुलर की जगह जाके तो हम क्या लिख देंगे बेटा, √3। बेस जो है वो कितना है बेटा, 1। तो बेस की जगह जाके हम क्या लिख देंगे, 1। अल्टीमेटली हमें कहानी पता लग गई, हमें हाइपोटेनियस निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत करवाए हैं, बहुत। हमें हाइपोटेनियस निकालना है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो मेरे भाइयों हम जानते हैं √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 3 + 1 कितना हो गया, 4। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। हाइपोटेनियस आ चुका है 2। अब तो कुछ भी निकालो, मज़े आ जाएंगे। अब तो हाइपोटेनियस पता लग गया 2। तो देखिए पहले तो ए के रेस्पेक्ट में निकाल लो, फिर सी के रेस्पेक्ट में निकाल लो। तो यहाँ पे देखिए कोस ए निकालना है, साइन ए निकालना है, तो फटाफट निकाल लेते हैं। साइन ए क्या आएगा, साइन ए आएगा, हमें पता है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, √3। हाइपोटेनियस कितना है, 2। तो साइन ए आ गया √3/2। हाथों हाथ ही कोस से निकाल लीजिए बेटा। कोस से क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 1/2। अब एंगल सी के रेस्पेक्ट में चलते हैं। जैसे सी के रेस्पेक्ट में जाएंगे ना, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। तो देखना बच्चों, एंगल सी के रेस्पेक्ट में जाते हैं, ये एंगल सी, तो ये बन गया आपकी बार परपेंडिकुलर और ये बन गया मेरे भाइयों बेस। तो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन सी मतलब 1/2। और अब किसका नंबर आ गया, कोसी। कोसी आ जाएगा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब √3/2। ये आ गया मेरे भाइयों √3/2। क्या करना है, कोस ए को कोस सी से मल्टीप्लाई करना है। ये रहा कोस ए, ये रहा कोस सी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों √3/2 से। चलो ये तो हुआ ये वाला काम, माइनस की जगह माइनस। साइन ए को साइन सी से करना है, ये रहा साइन ए, ये रहा साइन सी। तो वापस क्या आ गई, सेम पिक्चर कि √3/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करिए। कमाल हो गया बेटा, मज़ा आ गया ज़िंदगी का। √3 को 1 से करेंगे, √3 और 2 को 2 से करेंगे 4। सेम पिक्चर यहाँ पे √3/4। सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस कर रहे हैं भाई, आंसर इज 0। 0। ये लो भैया, ऑप्शन बी इज राइट। बी पे जाके टिक कर देना है। कितने सीधे क्वेश्चन है यार ट्रिग्नोमेट्री के। और आप कितने घबराते थे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता था। घबराने की कहाँ जरूरत है बच्चों, ये तो बच्चों का खेल हो रहा है यहाँ पे। चलो साहब नए क्वेश्चन पे चलते हैं। नया क्वेश्चन क्या करवाना चाह रहा है देखते हैं बच्चों। तो मेरे भाइयों जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है, ये कहना चाह रहा है मेरे भाइयों हमसे। पहली बात तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात कर रहा हूँ भाइयों। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, इफ़ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है बेटा ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी के एंगल्स का रेशो दे रखा है। एंगल का रेशो दे रखा है 1:1:2। एंगल का रेशो दे रखा है 1:1:2। कहानी खत्म। जैसे ही इस तरीके का रेशो दिया, मुझे पता लग गया कि यार इस ट्राइंगल के 2 एंगल बराबर है।
इस ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हैं, क्योंकि 1:1:2 जब भी रेशो गिवन होता है मैंने आपको कह रखा है उनके पीछे x लगा दो। पहला एंगल 1x मतलब x, दूसरा एंगल भी x, तीसरा एंगल क्या आ जाएगा मेरे भाइयों 2x आ जाएगा। और ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी आप सभी को अच्छे से पता है। तो पहले तो एक बार इसके क्वेश्चन को आपके लिए पूरा रीड करके बता देता हूँ। ये बोल रहा है इफ़ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर इन द रेशो, एक ट्राइंगल एबीसी है उसके एंगल का रेशो ये दे रखा है। लार्जेस्ट एंगल इज एंगल सी, जो लार्जेस्ट एंगल है वो एंगल सी है, इसका मतलब ये एंगल 2x है, तो ये x है और ये भी x है। ये तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से मुझे पता लग गया। आगे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी बेटा, वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक ए अपॉन कोसेक बी, सेक ए अपॉन कोसेक बी, सेक ए अपॉन कोसेक बी माइनस टेन ए अपॉन कोट बी, माइनस टेन ए अपॉन कोट बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। और मुझे ऑप्शन दे रखे हैं, देखिएगा ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है बच्चों, ऑप्शन ए तो 0 है, ऑप्शन बी जो मुझे दे रखा है भाइयों वो है 1/2, ऑप्शन सी जो है वो है 1 और ऑप्शन डी है बेटा √3/2। ये मुझे ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बेटा ये क्वेश्चन करना है, किसी भी हालत में मुझे ये क्वेश्चन करना है। तो मैंने देखा कि यार मुझे ये दे रखा है कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का रेशो ये है और सी जो है ना वो लार्जेस्ट एंगल है। तो सी जो है बच्चों उसको तो मैंने बोल दिया क्या 2x, क्योंकि उसने बोला है कि वो लार्जेस्ट है। तो रेशो के मुताबिक हो गया कि ये 2x है, ये x है, ये x है। तो एक कहानी तो पता लग गई कि अगर मैं इन तीनों को प्लस करूंगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी ने मुझे सिखा रखा है सम होता है 180 डिग्री। तो बेटा x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री ट्राइंगल में होता है। 4x इज इक्वल टू 180, अगर 4x 180 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाइयों 45 डिग्री, क्योंकि 180 को 4 से डिवाइड करना है। x की वैल्यू 45 आ गई ना, ज़िंदगी का मज़ा आ गया। कैसे, जैसे x की वैल्यू 45 आई आप बोलेंगे ये वाला एंगल 45 डिग्री, ये वाला एंगल 45 डिग्री और ये वाला एंगल 45 इंटू 2 मतलब 90 डिग्री। और अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया ना तो ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो ये फोटो चेंज होके कैसी हो जाएगी मेरे भाइयों, इस तरीके से। यहाँ बना दूंगा मैं एंगल सी और यहाँ बना दूंगा ए, यहाँ बना दूंगा बी, बोलूँगा ये 45, ये 45 और ये 90। दिस इज़ द ओरिजिनल पिक्चर ऑफ दिस फिगर। ठीक है, तो ये हो गई कहानी। क्या निकालना बेटा, हमें निकालना है सेक ए, सेक ए निकालना है। तो देखिए मेरे भाइयों, मुझे पता होता है कि सेक जो है ना वो कोस का उल्टा होता है और ए के रेस्पेक्ट में बात चल रही है ना, तो ए के रेस्पेक्ट में बेटा ये बी सी क्या आएगा, बी सी आएगा परपेंडिकुलर। ए के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं पहले पूरी, तो पहले सेक ए निकाल लेते हैं। तो सेक ए कितना आएगा बेटा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। तो सेक होता है बेटा कोस का उल्टा, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक आएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस ये रहा मेरे भाइयों ए बी, हाइपोटेनियस है ए बी और बेस है मेरे भाइयों क्या ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी आ गया हमारा सेक है। ए के एक और एंगल पे है वो है टेन है, तो टेन है निकाल लेते हैं। पहले ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। कभी भी ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, पहले पर्टिकुलरली एक एंगल के रेस्पेक्ट में सारे रेशियो निकालो जो भी पूछे गए हैं, फिर दूसरे एंगल पे जाएंगे। अब टेन ए का नंबर आया, टेन क्या होता है बेटा, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी अपॉन ए सी। टेन ए आ गया बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी सी अपॉन ए सी। अब नंबर आ गया बेटा किसका, बी का। अब बी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो बी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बदल जाएगा। बी के रेस्पेक्ट में ये तो आ गया परपेंडिकुलर, और ये अपने पास कहानी ये है कि बी के रेस्पेक्ट में बात चल रही है बेटा, तो एंगल बी के रेस्पेक्ट में कहानी चेंज हो जाएगी।
एंगल बी के रेस्पेक्ट में ये तो बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा मेरे भाइयों बेस। ठीक है, अब कहाँ नहीं देखना आप, हमें बी के रेस्पेक्ट में क्या क्या निकालना है, एक तो कोसेक बी निकालना है, ये कोसेक बी मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। कोसेक अभी मैंने आपको बताया कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो भैया मुझे अगर साइन पता होता है कि साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है बेटा, हाइपोटेनियस तो फिक्स है कहानी, वो है हमारे पास ए बी, और जो परपेंडिकुलर है वो बी के रेस्पेक्ट में बन जाएगा ए सी। तो ये कोसेक बी का आंसर आ गया ए बी अपॉन ए सी। अब क्या निकालना है बेटा, कोट बी। कोट बी भी निकालते हैं फटाफट और हमारा काम फ्री करते हैं। कोट बी जो है वो आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि कोट होता है टेन का उल्टा और टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट भी आ जाएगा बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। ये सारी कहानी हम क्लियर कर चुके हैं। अब इसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, तो बेटा इससे तो अब मुझे कोई काम बचा नहीं है, इसको तो मैंने कर दिया फिनिश। सेक ए अपॉन कोसेक बी, सेक ए की वैल्यू लिखता हूँ ए बी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाय कोसेक बी है बच्चों ए बी अपॉन ए सी, कोसेक बी भी है बच्चों ए बी अपॉन ए सी, माइनस टेन ए की वैल्यू है मेरे भाइयों बी सी अपॉन ए सी, टेन ए की वैल्यू है बी सी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाय कोट बी भी मुझे दिख रहा है बी सी अपॉन ए सी। मज़ा आ गया बेटा, ज़िंदगी का मज़ा आ गया, इससे आसान चीज़ कभी नहीं आएगी। देखिए ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया है, आंसर इज़ वन, कहानी खत्म, यहाँ वन आ गया। इधर भी सेम पिक्चर, बी सी अपॉन ए सी को बी सी अपॉन ए सी से डिवाइड कर दिया, तो इधर भी आंसर वन, वन माइनस वन एंड द आंसर इज़ जीरो। तो विच ऑप्शन इज़ राइट, ऑप्शन ए इज़ राइट, यहाँ जाके टिक कर देना है। ये हो गई हमारी कहानी खत्म। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अपन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे तैयार है आपके लिए बेटा। तो भाइयों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपके लिए तैयार कर रहा हूँ स्क्रीन पे। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील। देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब आपको पता ही है, घूमना, कितनी बार घूमा। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील, मेड बाय अ सर्कुलर व्हील। आपकी बुक का ए रिलेटेड टू सर्कल का ही क्वेश्चन है बच्चों। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस, सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस, रेडियस दिए मेरे भाइयों आपको मैंने कितनी, रेडियस है 0.7 मीटर, रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग डिस्टेंस देनी पड़ेगी भैया। तो डिस्टेंस कितनी दी जा रही है, इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर, इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है। पहले ऑप्शन बताता हूँ आपको, फिर आपको शानदार फॉर्मूला बताऊँगा जो मैं आपको पहले सिखा भी चुका हूँ क्लासेस में। 22 सब कुछ मीटर में है मेरे भाइयों, 22 मीटर, 24, अच्छा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है ना, तो ये तो बेटा यूनिट तो कुछ आएगी ही नहीं, कितने चक्कर लगाए, 22 रेवोल्यूशन है या फिर 24 रेवोल्यूशन है या फिर 75 है, और ऑप्शन डी आपसे कहता है जो रेवोल्यूशन है वो है 40 रेवोल्यूशन। तो देखना हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय, कितने रेवोल्यूशन, कितने चक्कर वो व्हील लगाएगा। अगर डिस्टेंस कवर की जा रही है 176 मीटर, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का बड़ा प्यारा फॉर्मूला है मेरे पास जिसको आप हमेशा याद रखिएगा, डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस दे रखी है 176, सरकमफेरेंस हमको निकालनी आती है, सरकमफेरेंस होती है मेरे भाइयों 2 पाई आर, सर्कल की सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, सी इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितनी दे रखी, रेडियस दे रखी दोस्तों 0.7 मीटर। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेना, अगर डिस्टेंस आपको यहाँ पे मीटर में दे रखी है मेरे भाइयों, तो आपकी रेडियस भी मीटर में ही होनी चाहिए। सेंटीमीटर में है तो मीटर में बनानी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.7, ये लिखेंगे, डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में 10 आ जाएगा, 7 से 7 की ज़िंदगी ख़राब हो गई बेटा। 2 इंटू 22 44, 44 अपॉन 10 मतलब 4.4,
4.4 मीटर इतनी सरकमफेरेंस है। तो 176 को हम भाइयों किससे डिवाइड कर देंगे? 4.4 से डिवाइड कर देंगे। 4.4 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 10 चला जाएगा। और मेरे दोस्तों 11 से कट कर दो, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 6 बचा, 11 6 जा 66, ठीक है। और 4 से 16 की कहानी 4 बार कट जाएगी, 4 इंटू 10 40 रेवोल्यूशन। ऑप्शन डी इज़ राइट। यहाँ पे जाके टिक कर देना है मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन डी इज़ राइट। तो इस क्वेश्चन की भी कहानी ख़त्म हुई बच्चों। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। और मेरे दोस्तों ये आपको ट्राइंगल से दिया है, ट्राइंगल वाले चैप्टर से दिया गया भैया ये वाला क्वेश्चन। कहीं से भी दो बेटा, फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो हमारा टारगेट बेटा कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि सेक्शन ए में हमें 16 क्वेश्चंस ही करने हैं। 20 हैं यहाँ पे, लेकिन हम करेंगे ओनली 16। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपकी स्क्रीन पे रेडी है बेटा। 16 कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी इज सच दैट, ठीक है बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी इज सच दैट। तो एक काम करते बेटा, क्वेश्चन नहीं लिख के ट्राइंगल ही बना देते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सच दैट ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ए बी मैंने आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, ए बी मैंने दिया है दोस्तों आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोला जा रहा है बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। और सी ए इक्वल टू 2.5, ये वाली साइड दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या करवाना चाह रहे हैं? इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, ये जो ट्राइंगल है ना, ये एक ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर है। एक ट्राइंगल और मैंने इधर बनाया डी ई एफ, यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया बेटा, और मैं आपसे स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। तो स्टेटमेंट पूरी कहानी क्लियर कर देगा। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, ये स्टेटमेंट है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, ये स्टेटमेंट पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है अपने आप में। ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? ये स्टेटमेंट बता रहा है कि एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। ये भी ये बता रहा है, क्योंकि यहाँ बातें साइड की चल रही है मेरे भाइयों। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट आएगा हम बोल देंगे ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये हमें पता होता है, ये तो हमें पता लग गया। अब आगे ये क्वेश्चन में कह रहा है हमसे बच्चों कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ई एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ई एफ कितना दे रखा है बेटा? ई एफ ये हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ई एफ इक्वल टू 4, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना बच्चों, क्वेश्चन है पेरीमीटर निकालना है ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। साइड्स तो हमें इसकी पता है और हमें पेरीमीटर इस ट्राइंगल का निकालना है, लेकिन एक चीज़ पता है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो मज़ा आएगा। ऑप्शन देखते हैं पहले तो। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए है बच्चों जो पेरीमीटर होना चाहिए वो है 7.5 सेंटीमीटर में बेटा सब कुछ। ऑप्शन बी जो है वो है 15। ऑप्शन सी दे रखा है हमें 22, और ऑप्शन सी 22.5 दे रखा है, 22.5 सेंटीमीटर। और ऑप्शन डी दे रखा है बच्चों 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है 22.5, ये रहा मेरे भाइयों। ऑप्शन सी कितना है? 22.5। और ऑप्शन डी जो है ना, ऑप्शन डी दे रखा है मेरे भाइयों हमें कितना? 30। तो मेरे दोस्तों हमको जैसे ही ये कहानी दिखी ना, हमने बोला यार ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जो रेशो ए बी का डी के साथ आएगा वही रेशो बी सी का ई एफ के साथ आना चाहिए। तो इन दोनों स्टेटमेंट को लिया, ए बी कितना है 3, डी मुझे नहीं पता तो मैंने लिख दिया डी की जगह डी लिख दिया भैया 3 अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। बी सी 2 दे रखा है, ई एफ 4 दे रखा है। तो मुझे पता लग गया यहाँ पे मेरे भाइयों कि अगर मैं कट करता हूँ ये 1 बार ये 2 बार, तो 3 अपॉन डी ई कितना आ गया बच्चों? 1/2 आ गया। यहाँ से डी की वैल्यू पता लग गई, डी को 1 से करेंगे डी, 3 को 2 से करेंगे 6, तो डी की वैल्यू पता लग गई बच्चों कितनी? डी की वैल्यू पता लग गई 6 सेंटीमीटर। मतलब कहानी क्या हो गई? कहानी ये हो गई कि इस ट्राइंगल की साइड और इस ट्राइंगल की साइड्स का जो रेशो है ना वो 1/2 है। मतलब इस वाली साइड से ये वाली साइड क्या है बच्चों? डबल है, डबल। तो हर साइड को डबल कर दो, रेशो पता लग गया है। तो हम क्या कहेंगे? ये 3 है तो ये वाली साइड 6 है,
ये 2.5 है तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। पेरीमीटर निकालना है, तीनों साइड को प्लस कर देना है। 6 + 4 10, 10 + 5 15। ऑप्शन बी पे जाके टिक कर देना है, ऑप्शन बी इज राइट। खत्म कहानी। कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन क्या करवाना चाहता है उसको भी देख लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं बेटा अब, और क्वेश्चन नंबर 17 को भी ख़त्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इन द फिगर इफ़ डी पैरेलल बी सी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, फिगर बना देता हूँ आपके लिए बेटा। तो ये फिगर बनाया, इन द गिवन फिगर इफ़ डी ई पैरेलल बी सी, मतलब यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा है बच्चों आपको ए बी सी। मैं पूरी कहानी सिखा देता हूँ। क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने डी ई। वो पैरेलल है किसके मेरे भाइयों, बी सी के। इन द फिगर डी पैरेलल बी सी। ठीक है भैया, डी पैरेलल बी सी। ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ए डी, ये ए डी 3 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों। ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 बना दिया। उसके बाद बोला गया बच्चों बी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये रहा बी डी, बी डी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। बी डी बना दिया बच्चों 4 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद बी सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। बी सी ये वाली साइड, ये मैंने आपको दे दी बेटा 14 सेंटीमीटर। देन डी ई इक्वल टू, आपसे डी पूछा जा रहा है, तो बच्चों आपको डी ई फाइंड आउट करना है। कब, जब बी सी आपको मैंने 14 दे रखा है। तो बी सी मैंने 14 दे रखा है, डी ई निकालना है। ऑप्शन पहले लिख देता हूँ बेटा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 7 6 4 3। ये 7 है, ये 6 है, ये 4 है, और ऑप्शन डी है बच्चों 3। ये सब कुछ सेंटीमीटर में है मेरे भाइयों। ये सारी की सारी कहानी किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। अब क्या करना है बेटा, देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको यहाँ पे हमने दिया कि डी जो है ना वो बी सी के पैरेलल है। अगर ये कहानी दे रखी है ना, तो एक बात तो बड़ी शानदार हो चुकी है यहाँ पे मेरे पास, कि भैया कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। अगर मैं इसको x बोलूँ, इसको y बोलूँ, तो मैं बोलूँगा x और y क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बेटा, ये एक बड़ा ट्राइंगल है ओरिजिनल ए बी सी, ये एक छोटा ट्राइंगल है ए डी। इस तरीके का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना, उसमें ये अप्रोच एकदम फिक्स है। ये छोटा ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो गया बाय आ क्राइटेरिया, आ ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो आप क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई दैट इज सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। क्यों? क्योंकि दोनों में एंगल इक्वल टू एंगल है कॉमन, और इसका एंगल डी इसके एंगल बी के बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बाय आ क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। लगा दो आंसर, ही आंसर है ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। ये मैंने अप्लाई कर दिया बेटा। ए डी कितना आएगा, ए डी 3 दे रखा है, ए डी 3 दे रखा है। ए बी कितना आएगा, ए बी बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक है, दोनों को प्लस कर देंगे, 7 आ गया इक्वल टू डी ई। डी ई बेटा मेरे को फाइंड आउट करना है, तो डी की जगह डी चलने दो। बी सी मुझे कितना दे रखा है बच्चों, 14 दे रखा है। बी सी मुझे 14 दे रखा है। कहानी खत्म क्वेश्चन की। देखिए ये डिनोमिनेटर में इसने इसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी बेटा 2 बार। 7 से 14 कट हो गया 2 टाइम्स, 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। तो डी ई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कहाँ जाके टिक कर देना है, ऑप्शन बी पे जाके टिक कर देना है। ख़त्म कहानी। नए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। कितने मज़े आ रहे हैं, देखिए फटाफट फटाफट क्वेश्चन ख़त्म होते जा रहे हैं। तो बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ना, तो हमारा माहौल भी बिल्कुल वैसा ही चलना चाहिए कि जितनी इनकी बेटा औकात है ना क्वेश्चंस की, इनको टाइम भी उतना ही देना है, उतना ही जल्दी इनको निपटाना है बेटा। अब नंबर आएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ये ट्रिग्नोमेट्री से है, और आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री मुझे बड़ी पसंद है। इफ़ 4 10 बीटा, इफ़ 4 10 बीटा इक्वल टू 3, इफ़ 4 10 बीटा इक्वल टू 3, देन क्या फाइंड आउट करना है। देखिए दोस्तों, मुझे निकालना है देन 4 साइन बीटा माइनस 3 कोस बीटा, 4 साइन बीटा माइनस 3 कोस बीटा डिवाइडेड बाय कहानी बेटा हमारे पास यहाँ पे
4 साइन बीटा प्लस 3 कोस बीटा मतलब सेम चीज़ ही है, लेकिन अब की बार प्लस में है। 4 साइन बीटा प्लस 3 कोस बीटा मतलब सेम पिक्चर है। जो न्यूमरेटर में दोनों के बीच में माइनस है, डिनोमिनेटर में दोनों के बीच में बच्चों प्लस है। तो आपको इसके ऑप्शन बताने हैं। ऑप्शन ए है बेटा 0, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 2/3 और ऑप्शन डी है 3/4। ये आपको बताना है बेटा। तो आपको बोला गया इफ 4 tan बीटा इक्वल टू 3 देन 4 साइन बीटा। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आया ना, जैसे आपको 3 साइन बीटा या 4 साइन बीटा या कुछ भी वॉटेवर कुछ भी दे रखा है, आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल लो पहले। तो आपको पता लग गया यहाँ से tan बीटा कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाइयों 3/4। यहाँ से tan बीटा मुझे पता लग चुका है 3/4। अगर मुझे tan पता लग गया ना बेटा, तो अब मैं सारे रेशियो निकाल सकता हूँ। क्यों? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना डालूंगा और फटाफट रिमेनिंग रेशियो निकाल दूंगा। तो देखिए मैंने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया बेटा मैंने यहाँ पे ABC, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनाया। हमने बोला ये वाला एंगल बच्चों क्या है, बीटा है। ये वाला एंगल मेरे भाइयों बीटा है। जैसे ही हमने बोला ये वाला एंगल बीटा है, तो देखना आप कहानी कैसे स्टार्ट होगी। तो बेटा हम बोल रहे हैं ये वाला एंगल क्या है, बीटा। अगर ये एंगल बीटा है तो एंगल के सामने वाली साइड की हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो सीधी सीधी सी बात है, tan बीटा की हमारे पास कहानी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। और अगर आप इसको निकालेंगे बेटा तो इससे आसान चीज़ मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ अगर ये 3 है ये 4 है तो डेफिनेटली ये कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। तो ये 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। क्योंकि 3, 4, 5 का पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। अब साइन बीटा निकालना है, बच्चों का खेल है बेटा अपने लिए। साइन बीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। साइन बीटा आ गया बेटा 3/5। कोस बीटा कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस बीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 4/5। ये आ गया कोस बीटा बच्चों 4/5। साइन बीटा पता लग गया, कोस बीटा पता लग गया। यहाँ जाके बेटा वैल्यू पुट कर देनी है और काम खत्म कर देना। 4 साइन बीटा मतलब 4 को मल्टीप्लाई करना है 3/5 से। ये आ गया बच्चों 12/5। 4 को अगर 3/5 से करेंगे 12/5 माइनस 3 कोस बीटा। 3 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 4/5 से। बेटा ज़िंदगी के मज़े आ गए। 3 को 4/5 से करेंगे वापस कितना आ गया 12/5। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यही तो स्मार्ट ट्रिक होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। न्यूमरेटर में बेटा आंसर 0 आ गया। न्यूमरेटर में आंसर 0 आ गया क्योंकि 12/5 में से 12/5 जाएगा तो 0 बचेगा ना। तो अगर न्यूमरेटर में आंसर 0 आ गया ना, तो अब डिनोमिनेटर को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आंसर 0 ही आएगा। तो आंसर आ चुका है बेटा 0। ए पे जाके टिक कर देना है, कहानी खत्म। ये लो बच्चों, मज़े आ रहे हैं ज़िंदगी में। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहना चाहता है, देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बेटा वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। बहुत सीधा क्वेश्चन है, हल्का सा आपको अपनी खोपड़ी दौड़ानी पड़ेगी बस। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। ये क्वेश्चन मैं पूरा लिखूंगा क्योंकि इसको आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट one equation of a pair of dependent linear equations is, मतलब दो इक्वेशन होती है बच्चों, आप जानते हैं पेयर में दो इक्वेशन होती है। उसमें से एक इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ -5x + 7y = 2। द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। तो आपको बताना है सेकेंड इक्वेशन क्या हो सकती है। और ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, आपको हमने पहले ही बोला है। द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। सेकेंड इक्वेशन क्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए, इक्वेशन ही दूंगा बेटा, 10x + 14y + 4 = 0। 10x + 14y + 4 = 0। ऑप्शन बी, -10x -14y + 4 = 0। ऑप्शन सी है मेरे बच्चों, -10x + 14y। अच्छा यहाँ प्लस है। ऑप्शन बी में नहीं, ऑप्शन बी में तो यहाँ माइनस ही बच्चों,
-10x माइनस 14y प्लस 4, और ऑप्शन सी है -10x और यहाँ पे प्लस है प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, और ऑप्शन डी दे रखा है मेरे दोस्तों मुझे 10x माइनस 14y, 10x माइनस 14y इक्वल टू -4। पहले तो बेटा ढंग से हमको इक्वेशन देखनी, क्योंकि देखना, देखने से ऐसा लग रहा है सारी की सारी एक जैसी है, बस सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है बेटा कहीं ना कहीं जाके। तो देखिए पहली इक्वेशन ABCD 4 ऑप्शन मैंने आपको दे रखे हैं और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भैया यहाँ पे एक इक्वेशन ये है, तो इसकी डिपेंडेंट इक्वेशन क्या हो सकती है जो इस पर डिपेंड करे, मतलब बिल्कुल इसके जैसी हो। तो मेरे भाइयों बहुत सीधा क्वेश्चन है, देखना आप मेरी बात सुनिए। मैं इससे इसको सोल्व करके क्या इसको ला सकता हूँ, ये मेरा टारगेट है। डिपेंड कर रही मतलब इन चारों में से कौन सी इक्वेशन बिल्कुल इसके जैसी है। मैंने यहाँ पे देखा, अगर मैं इस ऑप्शन के बारे में बात करता हूँ ना बेटा, तो यहाँ पे कहीं पे भी माइनस नहीं आ रहा। देखिए आप यहाँ पे मेरा जो पहला जो है वो कॉन्सेप्ट ही माइनस का है, तो इसके बारे में तो मैं वैसे ही नहीं सोचूंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है मेरे भाइयों। ठीक है, ये हो गई मेरी कहानी। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये 2 नेगेटिव है और यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव चल रहा है, तो ये भी कहानी खत्म हो गई। इन दोनों ऑप्शन पे तो मुझे सोचना ही नहीं है। अब मेरे पास रहे बेटा ये सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एक बार यहाँ पे माइनस है, एक बार बेटा मुझे यहाँ पे माइनस दे रखा है। तो मैंने क्या चेक किया कि यार ये जो इक्वेशन है ना, इसको लेके आता हूँ, देखिए इससे लाने की कोशिश करता हूँ। सी ऑप्शन है -10x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या किया भाइयों मैंने पूरी इक्वेशन में मेरे भाइयों, पहले तो एक काम करता हूँ, इसने कांस्टेंट को इधर पहुँचा रखा है, मैं भी उधर पहुँचा देता हूँ। तो मैंने लिखा -10x प्लस 14y इक्वल टू -4, ये काम किया। यहाँ पे इन दोनों में बच्चों मुझे पता है मेरे पास 2 कॉमन है, तो मैंने ये 2 कॉमन ले लिया। जैसे ही 2 कॉमन लिया बन गया मेरे पास माइनस का 5x प्लस का 7y और इक्वल टू में क्या है बेटा -4। 2 अगर उधर जाएगा डिवाइड में जाएगा तो 4 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, -5x प्लस 7y इक्वल टू -2। तो मेरी इक्वेशन ये आई -5x प्लस 7y इक्वल टू -2, और यहाँ पे कहानी कुछ और है। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा राइट नहीं है, एक लास्ट पॉसिबिलिटी बच गई बेटा, वही मेरा आंसर है। इसलिए मैंने इनको पहले ही ख़त्म कर दिया था ताकि इन दो में ही करके देख लूँ, तो इन दो में से जो मेरा आंसर अगर आ रहा है तो बोल दूंगा, और जो किया सी को सोल्व किया आंसर नहीं आया मतलब डेफिनेटली डी आंसर आएगा। देखिए कैसे आएगा, देखना आप। इस वाली इक्वेशन पे गए बेटा, 10x माइनस 14y, 10x माइनस 14y इक्वल टू -4। क्या किया बेटा मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया। जैसे ही 2 कॉमन लिया क्या बोलूँगा, 5x माइनस 7y इक्वल टू -4। 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, 5x माइनस 7y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों -2। अब मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँगा और कहानी ख़त्म कर दूंगा, एज इट इज़ आ जाएगा। जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा ये तो बन जाएगा बच्चों माइनस का, और वो बन जाएगा मेरे भाइयों प्लस का। ठीक है, और इक्वल टू में क्या चल रहा है -2। ये माइनस से बेटा उस माइनस की ज़िंदगी ख़राब, और जैसे ही देखूँगा यहाँ पे आंसर आएगा -5x प्लस 7y इक्वल टू 2। दिस इज़ योर इक्वेशन, इसलिए इसको बोला गया डिपेंडेंट इक्वेशन। -5x प्लस 7y इक्वल टू 2, ये बन गई हमारी कहानी बेटा, और हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, डिपेंडेंट इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है मेरे भाइयों, ये हो गई हमारी कहानी क्लियर। ठीक, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस सेक्शन का, इस वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी देख लेते हैं बेटा फटाफट से, फिर हम हमारा सेक्शन बी चालू करेंगे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चोजन एट रैंडम। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बेटा अल्फ़ाबेट हमें पता है 26 होते हैं। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज chosen at random, is chosen at random. What is the probability that it is a letter of the word mathematics? What is the probability that it is the letter
of the word mathematics. मैथमेटिक्स जो यहाँ पे मैंने आपको वर्ड दिया है ना, उसका लेटर होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट को यहाँ पे बेटा क्या कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं वन बाय वन, तो आपको मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ बेटा, कि ऑप्शन ए जो दे रखा है वो है मेरे भाइयों 4/13। ऑप्शन बी जो है वो है हमारे पास 9/26, 9/26। ऑप्शन सी जो है वो है 5/13, 5/13। और ऑप्शन डी है बच्चों 11/26। ठीक है, इन चार में से कौन सा ऑप्शन ट्रू हो सकता है? तो मुझसे कहा गया है बच्चों यहाँ पे कि भैया अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चोजन एट रैंडम। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को आप क्या कर रहे हैं बेटा, चूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपसे कहा गया है कि यार आपके पास है ना वो जो अल्फ़ाबेट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट आप जानते हैं A to Z होता है, ए से लेके जेड तक के आपके पास अल्फ़ाबेट होते हैं। आप जब इन अल्फ़ाबेट को रेंडमली चूज़ कर रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो भैया मैंने देखा कि मैथमेटिक्स जो है ना उसके अंदर कौन कौन से लेटर हैं, एक तो M है, एक A है, एक T है, एक H है, एक E है। ठीक है, एम हो गया, ए हो गया, टी हो गया, एच हो गया, ई हो गया। ठीक है, उसके बाद एक आई है, एक सी है, और उसके बाद एक एस है मेरे भाइयों। तो टोटल ये कितने लेटर हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हो चुके हैं। तो 8 लेटर मेरे पास क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हो चुके हैं। तो मैं जब प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करूंगा, मैं बोलूंगा कि ये जो इवेंट है ना, इसको मैंने ए बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इवेंट ए। आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं बेटा, 8 हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम मुझे पता है कितने हैं, अल्फ़ाबेट जो टोटल होते हैं वो 26 होते हैं बेटा, A to Z। 8/26 सिंप्लीफाई करके देना है आंसर। 4 से कट कर दूंगा, 2 से कट करूंगा बेटा, ये हो जाएगा 4 बार कट हो जाएगा, और ये 13 बार कट हो जाएगा। 4/13 दैट इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पे जाके टिक कर देना है। ये हो गई हमारी कहानी मेरे भाइयों। ठीक है, अब अपन बात करेंगे बेटा किसके बारे में, सेक्शन बी के बारे में। ये सेक्शन है पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक भाइयों,